नमस्कार, हिंदी खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह। इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी जानकारी के साथ करेंगे। वर्ल्ड डेयरी समिट का उद्घाटन करने वाले हैं करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 12 सितंबर को ग्रेटर नोएडा में उद्घाटन समारोह रखा गया है। वर्ल्ड डेयरी समिट में शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। डेयरी समिट में 40 देशों के 1500 प्रतिभागी भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी जानकारी, जहां डेयरी समिट में देखिए 40 देशों के 1500 प्रतिभागी शामिल रहेंगे। वर्ल्ड डेयरी समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा, जो कि 12 सितंबर को ग्रेटर नोएडा में होगा। तैयारियां देखिए शुरू हो चुकी है और ऐसे में वर्ल्ड डेयरी समिट की इस बार थीम क्या होगी, ये भी सवाल बना हुआ है, क्योंकि 1974 के बाद एक बार फिर से वर्ल्ड डेयरी समिट का आयोजन है। और ऐसे में क्या थीम होगी, किस तरीके से चीजों को रखा जाएगा, क्या उपलब्धियां के तौर पर, क्या बड़ा रोजगार मिलेगा, कई तरह की चीजें इस बार सवाल वर्ल्ड डेयरी समिट के उस उद्घाटन को लेकर बनी हुई है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन जो है 3 दिन तक चलेगा। 40 देशों के 1500 प्रतिभागी इस सम्मेलन में से जुड़ेंगे और डेयरी से जुड़े, दुग्ध से जुड़े कई सारी चीजों का ब्यौरा भी देते हुए नजर आएंगे। बड़ी जानकारी डेयरी समिट से जुड़ी हुई, जहां देखिए डेयरी समिट का उद्घाटन 12 सितंबर को ग्रेटर नोएडा में पीएम मोदी करेंगे। वही हिसार से आपने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन की शुरुआत की है। बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहे। हमारे देश के लोग काफी मेहनती हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से संबोधित करते हुए इन बातों का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत पीछे क्यों है, इस पर सोचा जाए। हमारा मकसद केवल लोगों को जोड़ना है। हमें देश के हर बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करनी है। फ्री शिक्षा, अच्छी शिक्षा का इंतजाम करना है। हर व्यक्ति को अच्छा इलाज मुहैया कराना है। दिल्ली में हमने कम पैसे में शानदार स्कूल बनाए। सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से इनका सारी बातों का जिक्र किया गया। तो देखिए, मेक इंडिया नंबर 1 मिशन की शुरुआत आज हुई हिसार से। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी इस मौके पर मौजूद रहे और इसके अलावा उन्होंने कई बातों का जिक्र किया कि हिसार से आपने देखिए इसकी शुरुआत तो हो ही गई, लेकिन इसके बाद शिक्षा पर ज्यादा जोर डालते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कई बातों का जिक्र किया। भगवान ने जब पृथ्वी की रचना की और इंसान बनाया, सबसे इंटेलिजेंट लोग भारत में भगवान ने पैदा किए। हमारे लोग जब दुनिया भर में जाते हैं, अमेरिका ले लो, लंदन ले लो, फ्रांस ले लो, दुनिया की कोई मल्टीनेशनल कंपनी उठा के देख लो, ऊपर आपको एक इंडियन बैठा मिलेगा नंबर 1 या नंबर 2 पोजीशन पे। हमारे देश के लोग इतने इंटेलिजेंट हैं, इतने हार्डवर्किंग हैं, कोई कमी नहीं छोड़ी भगवान ने। फिर भारत पीछे क्यों रह गया? आज ये प्रश्न सब लोगों के मन में है कि भारत पीछे। जो देश हमारे बाद आजाद हुए, सिंगापुर हमारे 15 साल बाद आजाद हुआ, आज हमसे आगे निकल गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान ध्वस्त हो गया था, हमसे आगे निकल गया आज। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर के बाद जर्मनी ध्वस्त हो गया था, आज हमसे आगे निकल गया। हम पीछे क्यों रह गए? कुछ लोग पूछते हैं, कैन इंडिया लीड द वर्ल्ड? व्हाई नॉट? हमारे पास दुनिया के बेस्ट इंजीनियर हैं, बेस्ट डॉक्टर हैं, बेस्ट किसान हैं, बेस्ट वकील हैं, बेस्ट टैलेंट है दुनिया का। फिर हम आगे क्यों नहीं बढ़ सकते? हमारा सिस्टम खराब है। पिछले 75 साल के अंदर इन पार्टियों और इन नेताओं ने मिलकर हमारे देश के अंदर केवल राजनीति की है, गंदी राजनीति की है। इनके भरोसे अगर छोड़ दिया तो अगले 75 साल भी देश को ये आगे नहीं बढ़ने देंगे। अगले 75 साल भी भारत पीछे रह जाएगा। अब उम्मीद केवल एक ही है, इस देश की जनता। अगर 130 करोड़ लोग एक साथ इकट्ठे हो जाएं तो भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनने से कोई नहीं रोक सकता। जब सारा देश इकट्ठा हुआ 1947 में, हमने अंग्रेजों को उठा के बाहर फेंक दिया। आज अगर हम सारे जने इकट्ठे हो जाएं, भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनने से कोई नहीं रोक सकता।
वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और कहा है कि पीएम मोदी ने 14,500 स्कूलों को अपग्रेड करने का ऐलान किया। बहुत अच्छा, लेकिन देश में 10 लाख सरकारी स्कूल भी हैं। इस तरह तो सारे स्कूल ठीक करने में 100 साल से ज्यादा का वक्त लग जाएगा। आगे सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी से अनुरोध भी किया और कहा है कि सभी 10 लाख स्कूलों को एक साथ ठीक करने का प्लान बनाया जाए। बता दें कि इसकी जानकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके दी है। और बड़ी जानकारी, जहां राजनीतिक फंडिंग पर देश भर में इनकम टैक्स की रेड जारी है। आरोपियों के खिलाफ इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई जारी है, जो कि दिल्ली से लेकर हरियाणा समेत कई राज्यों में छापी मारी जा रही है। बता दें कि दिल्ली में कई कारोबारियों पर भी इनकम टैक्स की रेड जारी है। तो देखिए, लगातार एक्शन में आईटी विभाग आ चुका है। ऐसे में 100 से ज्यादा ऐसे ठिकाने हैं जहां पर आईटी की छापेमारी जारी है। आज सुबह 6:30 बजे से आईटी की कार्रवाई जारी है, जहां कई बड़े उद्योगपतियों के ठिकाने पर भी छापेमारी की जा रही है। दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है और ऐसे सोर्सेस को खंगाला जा रहा है जिसके जरिए देखिए राजनीतिक फंडिंग का जो मामला निकलकर सामने आया है उसको बखूबी तरीके से खंगाला जाए और कई ऐसे सबूत भी निकाले जाए जिससे और ज्यादा कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो देखिए, आईटी एक बार फिर से एक्शन मोड में नजर आ रही है। कई राज्यों में यानी 100 से ज्यादा ऐसे ठिकाने हैं जहां आईटी की कार्रवाई लगातार जारी है। आयकर विभाग की यूपी में भी 22 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी जारी है। राजस्थान से लेकर गुजरात, हरियाणा, कई जगहों पर ये छापेमारी आज सुबह 6:30 बजे से देखी जा रही है और माना यह भी जा रहा है कि ये सिलसिला ऐसे और आगे तक चलता जाएगा और बड़े बड़े उद्योगपतियों के नाम भी निकलकर सामने आ रहे हैं। राजनीतिक फंडिंग पर भी कई राजनीतिक पार्टियों के नाम भी निकलकर सामने आए हैं जिनका पंजीकृत तो है लेकिन वो अस्तित्व में नहीं रही हैं। ऐसे में इलेक्शन कमीशन की चुनाव आयोग के रिपोर्ट के बाद कहीं ना कहीं आईटी विभाग एक्शन में नजर आई और अब राजनीतिक फंडिंग पर देश भर में आईटी का जो एक्शन मोड है वो देखने को मिल रहा है। दिल्ली से लेकर हरियाणा समेत कई राज्यों में आईटी की छापेमारी लगातार जारी है। आज सुबह 6:30 बजे से आईटी की कार्रवाई देखने को मिली और सवाल ये कि अब इसके बाद कौन से ऐसे बड़े खुलासे होते हैं, किन बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ राजनीतिक दल के नाम निकलकर सामने आएंगे। और दीपक हमारे सहयोगी जुड़े हैं तमाम जानकारी के साथ। दीपक, दिल्ली में इस समय कार्रवाई जारी है आईटी की, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी, मैं आपको बता दूं, दिल्ली के मयूर विहार इलाके में जनराज पार्टी है, उसका दफ्तर जो है वो चलाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि ये एक एडवोकेट का दफ्तर है, वहीं से जो है पार्टी का दफ्तर भी चलाया जा रहा था, जहां पर सुबह से इनकम टैक्स की टीम जो है वो पहुंची हुई है। बताया जा रहा है कि यहीं पर जो है बड़े व्यापारियों द्वारा जो है इस तरह की फंडिंग जो है की जाती थी, इनको लाभ पहुंचाया जाता था। किस तरह का लाभ, किस तरह की फंडिंग, कितने पैसों की फंडिंग जो है इनको की गई है, इस बात की जांच जो है इनकम टैक्स कर रही है। करीब सुबह 6:30 बजे से जो है यहाँ पर टीम पहुंची हुई है और लगातार जो है छापेमारी कर रही है और जांच की जा रही है। कितने ठिकानों पर अभी आईटी की कार्रवाई जो है वो जारी है? क्या माना जाए कि ये ठिकाने जो है और ज्यादा ऐसे ही बढ़ते हुए नजर आएंगे, किन्हीं कारोबारियों के नाम और भी ज्यादा निकलकर सामने आए हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जैसा कि इनकम टैक्स से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो है जो गैर सरकारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, छोटी छोटी जो पार्टियां हैं जो राज्य में, कस्बे में या शहरों में चलाई जाती थी, उनके दफ्तरों पे जो है ये छापेमारी जो है की गई है। साथ ही जो बड़े व्यापारी है, जो बड़े उद्योगपति है, जो इनको लाभ पहुंचाया करते थे इन पार्टियों को, उनके जो ठिकानों पर भी जो है इनकम टैक्स की छापेमारी सुबह 6:30 बजे से की जा रही है। चलिए ठीक है दीपक शर्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सीधा शिखा की तरफ रुक करेंगे, हमारी दूसरी सहयोगी जुड़ी है तमाम जानकारी के साथ। शिखा, इस समय चंडीगढ़ की अगर बात करें, हरियाणा की बात करें, तो वहां पर आईटी की कार्रवाई कहां तक पहुंची है, क्या अपडेट आपके पास? जी देखो, देखा जाए अगर बात करें इस टाइम हरियाणा की, जो लगातार रेड चल रही है उसमें पानीपत में अब तक 116 आरोपी जो है उनको गिरफ्तार किए गए हैं। गुरुग्राम में 108 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, तो वही अंबाला में 102 को काबू किया गया है। तो कहीं ना कहीं देखिए, जो ईडी है अपना काम लगातार कर रही है, जिस तरह से लगातार कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। कम से कम 3,500 पुलिसकर्मियों की जो टीम है वो अपने काम पे लगी हुई है। तो ऐसे में एक डर का माहौल जो है अब जो हम हरियाणा में देख सकते हैं, जिस तरह से कोर्ट के आदेश के बाद लगातार ईडी ने छापे मारने शुरू करे, तो कहीं ना कहीं जितने भी लोग जिनको पता था कि हमने 2 नंबर का पैसा कमा रखा है, वो कहीं ना कहीं उनके कामों में तेजी आ गई कि किस तरह से अपने पैसे को छुपाया जाए, किस तरह से
खुद को बचाया जाए। अब तक किसी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का नाम जो है वो सामने नहीं आया है, किसी पॉलिटिकल नेता का नाम सामने नहीं आया है, पर अगर किसी का भी नाम सामने आता है तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। कि देखा जाए चुनाव पास आ रहे हैं, ऐसे में चाहे हरियाणा में वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्यों ना हो, वो जीतना चाहेगी। हो सकता है कि वो फंडिंग के थ्रू जीते या किसी और काम के थ्रू जीते। तो ऐसे में इस ईडी की रेड में अगर शाम तक ऐसा कोई नाम निकल कर आया तो वो सुर्खियों वाली खबर बन जाएगी कहीं ना कहीं, और उस नेता के लिए या उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए फिर समस्या जो है थोड़ी बढ़ सकती है। बिल्कुल, यानी देखिए माना जाए जिस तरीके से कार्रवाई लगातार आगे बढ़ रही है, ऐसे सोर्सेस को खंगालने की कोशिश आईटी कर रहा है, ऐसे सबूतों को ढूंढने की कोशिश कर रहा है जिसके जरिए कहीं ना कहीं और ज्यादा खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि सबूत मिलेंगे, सोर्सेस को ढूंढा जाएगा तो आगे ये जो खुलासे हैं, गिरफ्तारियां हैं, वो और ज्यादा ऐसी ही बढ़ती जाएंगी। जी बिल्कुल, देखिए जब एक तो छोटी मछली जाल में फंसती है तो वो सबसे बड़ी बात है वो किसी बड़ी मछली से जुड़ी होती है, यानी किसी बड़े पॉलिटिकल लीडर से जुड़ी होती है। जब ईडी अपनी जांच करेगी तो धीरे धीरे जांच जब आगे बढ़ेगी तो वो जो बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं या बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है उनका नाम जो है वो सामने आएगा ही। और अब जैसे रेड फंडिंग शुरू हो गई है, कुछ लोगों को पकड़ भी लिया गया है, तो जब उनसे पूछताछ होगी तो उम्मीद की जा रही है कि शाम तक कुछ नाम जो है वो सामने आ सकती है। हो सकता है वो अपोजिशन पार्टी के हो या वो जो इस टाइम पार्टी सत्ता में है उनके भी हो सकता है, वो तो जब शाम तक नाम सामने आएंगे तभी पता लगेंगे। पर ईडी ने अपना कार्य जो है वो करना शुरू कर दिया है। उम्मीद की जा रही है कि शाम तक कुछ नाम जो है वो सामने आ सकते हैं, जिसके बाद पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं एक धमाल होने की संभावना की जा रही है। चलिए ठीक है शिखा, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दीपावली पर इस बार भी दिल्ली में पटाखों पर बैन रहेगा। दिल्ली सरकार ने पटाखों पर बैन लगाया है। 1 जनवरी 2023 तक पटाखों पर बैन रहेगा। राजधानी में पटाखे बेचने से लेकर और फोड़ने पर भी बैन लगा दिया गया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि प्रदूषण रोकने के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो देखिए इस बार भी दीपावली में पटाखों पर बैन रखा गया है, जो कि 1 जनवरी 2023 तक जारी रहेगा। और चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जगत प्रकाश नड्डा के आवास पर उनसे मुलाकात की, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यूके SSSC पेपर लीक घोटाले समेत विधानसभा नियुक्तियों में हुई धांधली को लेकर भी चर्चा की। तो ये तस्वीरें देखिए, जेपी नड्डा के आवास पर उनसे मुलाकात करते हुए पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, जहां विधानसभा भर्तियों से लेकर यूके SSSC ऐसे कई अहम मुद्दों पर उन्होंने आज उनसे मुलाकात करके विचार और चर्चा की। वहीं केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर से हिंदी खबर ने बातचीत की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है, साथ ही नीतीश कुमार को भी आड़े हाथों लिया है। वहीं केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने मदरसों के सर्वे पर भी अपनी बातें रखी हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। कांग्रेस आज भारत जोड़ो एक रैली निकालने जा रही है, जो कि कन्याकुमारी तक होने वाली है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं कौशल किशोर जी, केंद्रीय मंत्री। सर, राहुल गांधी जो है, पहले तो उन्होंने महंगाई के खिलाफ जो है एक महा आंदोलन उन्होंने चलाया और रामलीला मैदान में पहुंचे, जहां पर ये पूरी रैली आयोजित की गई थी। और अब देखिए ये एक कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक महा रैली ये करने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं एक मैसेज बीजेपी को देना चाहते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी के पीछे जनता नहीं चल रही, यहाँ तक कि कांग्रेस के लोग भी नहीं चल रहे हैं। कांग्रेस में मजबूरी लोगों की है, जो उनके कार्यकर्ता इकट्ठा होते हैं, उन पर प्रेशराइज किया जाता है तो इकट्ठा हो जाते हैं। जनता उनके किसी मुहिम में खड़ी नहीं हो रही है, क्योंकि जनता उन पर विश्वास नहीं करती राहुल जी पर। अब वो भारत जोड़ो आंदोलन की जो बात कर रहे हैं, तो कहाँ भारत अलग है, अखंड भारत बना हुआ है। कौन सा अब इसमें क्या जोड़ने जा रहे हैं, वो स्लोगन ही ऐसा देते हैं जिससे जनता उसको पकड़ने का काम नहीं करती। तो ये भी फ्लॉप होगा उनका, क्योंकि राहुल जी के अंदर जो लोगों को आकर्षित करने की क्षमता जो होनी चाहिए एक नेता में, वो राहुल जी में नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कांग्रेस के लीडर कहते हैं, कांग्रेस के लोग कहते हैं। राहुल जी का या कांग्रेस का अब धीरे धीरे बड़ी तेज़ी से पतन हो रहा है, क्योंकि देश की आज़ादी के आंदोलन के बाद इन लोगों ने जो काम करना चाहिए था, मेक इन इंडिया का, आत्मनिर्भर भारत का, देश को मजबूत बनाने का,
सब लोगों को आवास, शौचालय, ज़रूरत की चीज़ें उपलब्ध कराने का, आत्मनिर्भर भारत बनाने का, ये किया नहीं। और अब बहुत देर हो चुकी है, अब इनकी बात पर कोई भरोसा करने वाला नहीं। अब सभी लोग जो है प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विचारों पर, उनके उद्देश्यों पर और वो जो मिशन लेके चलते हैं उसको पूरा कर रहे हैं, इसलिए उन पर ही लोग भरोसा कर रहे हैं और इसीलिए सब बीजेपी को वोट करेंगे। बीजेपी के मजबूत होने की बात आप कर रहे हैं, लेकिन देखा गया है कि देखिए नीतीश कुमार दिल्ली में कल जब थे तो उन्होंने तमाम विपक्षी दलों से मुलाकात की, अखिलेश यादव से मुलाकात की और अखिलेश यादव को की तरफ हंसते हुए ये कहते हुए नजर आए जब उनसे सवाल पूछा गया कि देखिए अब यूपी की बागडोर जो है कहीं ना कहीं इन्हीं के नेतृत्व में यूपी आगे बढ़ेगी। तो यानी कि अरविंद केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, सभी से मुलाकात करना, उनको एकजुट करके क्या 2024 के लिए एक नई रणनीति महागठबंधन की तैयार कर रहे हैं? देखिए नीतीश जी बार बार दल बदलते हैं, गठबंधन बदलते हैं। जब आरजेडी के साथ थे और जब वो बीजेपी के साथ आए तो लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कि ये नीतीश कुमार का नाम पलटू राम हो गया है, उन्होंने रखा। फिर पलट के वहाँ गए। लगातार नीतीश का जो वोट है उनकी पार्टी का, जनता दल यूनाइटेड का, वो लगातार परसेंटेज घटता चला जा रहा है। मत होंगे। चलिए धन्यवाद। तो देखिए आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी को, जिनका कहना है कि दिक्कत सिर्फ उन चंद मौलानाओं को है जो जिनको कहीं ना कहीं डर है कि सर्वे के बाद कहीं उनकी दुकानें बंद ना हो जाए। कैमरा दीपक के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, नई दिल्ली।